पेशेंट इस तरह के होते हैं कि इसको स्पेसिफिक एक जगह को टारगेट नहीं किया जाता। अजमल साहब ये बताएं कि इस ट्रीटमेंट के दौरान जो है ऑपरेशनों से पहले या ऑपरेशंस के बाद फ़िज़िकल थेरेपी भी होती रही, तो इनकी कुछ सपोर्ट्स भी बनी। तो डॉक्टर तंजीला आप ये बताएं कि ऑर्थोटिक्स आप डील करती हैं, आपका एक्सपीरियंस ऐसे बच्चों के लिए जो है जिनको हम सपोर्ट्स बना देते हैं, तो वो जैसे चलने में भी फ़र्क आया, तो वो हमें डॉक्टर फ़ायज़ा आप बताएंगी कि जो है इनका गेट ट्रेनिंग और फिज़िकल थेरेपी कैसे चलती रही। और डॉक्टर फ़ायज़ा हम सीनियर कंसल्टेंट हैं फिज़ियोथेरेपी की, तो वो हमें थोड़ा सा इन शॉर्ट जो है बताएंगी अहमद के बारे में, हमारी ट्रीटमेंट के साथ फिज़ियोथेरेपी की ट्रीटमेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करती है, उसका क्या फ़ायदा होता है। हमारी टीम में जो है डाइटिशियन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो हमारी टीम में डाइटिशियन है डॉक्टर तैयबा। तो मैं डॉक्टर तैयबा से पूछूंगा कि आपका इनपुट जो है इस पेशेंट में कैसा रहा और कब से शुरू हुआ और उसका क्या आपने फ़ायदा देखा। आपका जो सीपी पेशेंट्स के लिए विजुअलाइज्ड या कस्टमाइज्ड डाइटरी प्रोग्राम होता है, तो वो स्टेम सेल थेरेपी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट होता है। बॉडी कंपोजिशन को भी आप मैनेज करती हैं, बॉडी कंपोजिशन में क्या वेरी मच आप लोगों ने बड़ी मेहनत की और हम सब ने मिलकर जो है अहमद को जो है ना यहाँ तक ले आए, जिसमें जो है ना बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है जी, बिल्कुल देख। क्योंकि इससे पहले हमने सेपरेट पेशेंट इस तरह के होते हैं कि इसको स्पेसिफिक एक जगह को टारगेट नहीं किया जा सकता कि मैं सिर्फ फिजियोथेरेपी से किया होगा, या हमारी अपनी जो वो एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि कोई और पेशेंट इस तरह के हो। ट्रीटमेंट कराई थी लेकिन वो कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। अजमल साहब ये बताएं कि इस ट्रीटमेंट के दौरान जो है ऑपरेशनों से पहले या ऑपरेशंस के बाद फिज़िकल थेरेपी भी होती रही, तो इनकी कुछ सपोर्ट्स भी बनी। हाँ, एफोज वगैरह अभी भी इसको ये एफोज बने हुए हैं, एफोज भी बने थे। हाँ, वो भी बने थे जो यहाँ तक होते थे कि इसके फॉर्म को बिल्कुल स्ट्रेट करें, स्ट्रेट रखें। ठीक है। हाँ। और साथ सीपी स्टैंड का भी आपने इस्तेमाल किया। सीपी स्टैंड का भी किया था, एक वो वॉकर स्पेसिफिक सीपी वॉकर भी था, सीपी स्टैंड भी यूज हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं हर एक चीज़ की। सीपी के पेशेंट के मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, कौन सा काम पहले करना, कौन सा काम बाद में करना। अगर आगे पीछे हो जाए तो वो ट्रीटमेंट उस तरह नहीं चलती, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे बच्चों को पहले जो है खड़ा करने की प्रैक्टिस करवाते हैं, वो डॉक्टर फ़ायज़ा हमें बताएंगी कि जो है उसका क्या फ़ायदा है। और जब बच्चा जो है खड़ा होना सीख जाता है, उसका स्टेमिना क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो है बैक में और हिप गर्डल में और टांगों में ताकत आनी शुरू हो जाती है, तो फिर उसके बाद सीपी वॉकर पे हम डालते हैं, तो फिर वो चलना सीखता है और फिर वो बग़ैर सहारे के भी चलने लगता है, ठीक है ना। और वो सहारा सीपी वॉकर से चेंज होते होते डिफरेंट सहारों पे आता है और अल्टीमेटली विदाउट सपोर्ट चलने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर तंजीला आप ये बताएं कि ऑर्थोटिक्स आप डील करती हैं, आप ऑर्थोटिक कंसल्टेंट हैं, आपका एक्सपीरियंस ऐसे बच्चों के लिए जो है जिनको हम सपोर्ट्स बना देते हैं, तो वो हमारी ट्रीटमेंट के साथ फिज़ियोथेरेपी की ट्रीटमेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करती है, उसका क्या फ़ायदा होता है। इन शॉर्ट हमें ज़रा बता दें। बाकी इन शॉर्ट ये कि इस पेशेंट को हम सीपी चाइल्ड में हमने AFO एंड KAFO दिया था। AFO यानी कि एंकल फुट ऑर्थोसिस, जो इसकी प्रॉब्लम आई थी कि इसकी स्पास्टिसिटी ऑफ द मसल्स थी, जिसकी वजह से इक्वाइनस में फुट जा रहा था। तो उसके फुट को 90 डिग्री एंगल पे लाने के लिए, ताकि ये आसानी से चल सके और खड़ा हो सके स्टैंड में, उसके लिए हमने इसको बच्चे को दिया था AFO। इसके अलावा जो इसके नी में इश्यूज आ रहे थे कि ये इसका नी जो था ये बेंड पोजीशन में था, यानी कि फ्लेक्स था, तो उसको स्ट्रेट करने के लिए ऑपरेशन के टाइम, ऑपरेशन के बाद उसको उस पोजीशन में मेंटेन करने के लिए हमें KAFO दिया था, यानी कि नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, ताकि उस जो इसकी पोजीशन है उसको मेंटेन किया जा सके, नी जॉइंट को इमोबिलाइज किया जा सके। उससे ऑपरेशन में भी इसका आ जाता है कि इमोबिलाइजेशन की वजह से इसकी हीलिंग और रिकवरी अच्छी हो जाती है और साथ पोजीशन भी मेंटेन हो रहती है। और साथ फिजियोथेरेपी में भी इसी तरह यही रोल है कि जिस टाइम फिर आपने वर्जिशें करवानी होती है उस टाइम वो उतारना होता है, लेकिन उसके बाद फिर हमको दोबारा उसी पोजीशन को 90 डिग्री एंगल के मेंटेन करना होता है एट द एंकल के ऊपर, और स्ट्रेट जो होती है नी पोजीशन को मेंटेन करना होता है। इसके लिए हमने AFO एंड KAFO दिया था, इससे इनकी स्पास्टिसिटी भी रिड्यूस होती है। कि स्पाइन में भी स्पास्टिसिटी थी और स्कोलियोसिस था, तो यानी उस साइड के मसल्स स्पास्टिक थे,
तो उसके लिए हम लोग जो है स्पाइन के मसल्स को भी बोटॉक्स और फिनोल इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि जो है वो रिलैक्स हो जाएं और स्पाइन सीधी हो जाए, लेकिन अभी उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने कुछ सजेस्ट किया कि आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? उसमें हमने इस तरह से किया कि इनके लिए हमने डबल शेल स्पाइनल ऑर्थोसिस डिज़ाइन करके दिए, जिसका मकसद ये था स्टर्नम से एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रेशर अप्लाई किया है और नीचे पेल्विस पे आपने पोस्टीरियर टू इंटीरियर प्रेशर अप्लाई किया और 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम मेंटेन किया ताकि इनकी जो स्पाइनल में एस कर्व शेप आ रही थी वो उसको स्ट्रेट किया जा सके। तो उसकी वजह से चलने में भी फ़र्क आया। तो वो हमें डॉक्टर फ़ायज़ा आप बताएंगी कि जो है इनका गेट ट्रेनिंग और फिज़िकल थेरेपी कैसे चलती रही, और हमारे जो सर्जरी थी और मेडिसिन्स थी मसल्स को रिलैक्स करने की, और सर्जरीज और बोटॉक्स थे और स्टेम सेल, उन्होंने फ़िज़िकल थेरेपी के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन की और क्या फ़ायदा हुआ। डॉक्टर फ़ायज़ा हमारी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं फ़िज़ियोथेरेपी की, तो वो हमें थोड़ा सा इन शॉर्ट जो है बताएंगे अहमद के बारे में। हमारे पास स्टार्टिंग में अहमद जब आए थे तो अहमद की पोजीशन जो थी, उसकी नीज फ्लेक्स थी हमारे पास, उसके क्वाइनस में उसके फुट जा रहे थे और उस टाइम इसकी स्पेसिसिटी बहुत ज़्यादा थी। इसके ROMs जो हैं वो बिल्कुल भी करना बड़ा मुश्किल था। हमने स्टार्टिंग में तो हमने सिर्फ ROM से लेके हम लोग चले थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेडिसिन्स जो हैं वो देते रहे, उसके साथ इसकी ROMs इम्प्रूव हुई। जब हमने ROMs पहले इम्प्रूव की, फिर उसके बाद इसको स्टैंडिंग पोजीशन के लिए हमने CP स्टैंड में खड़ा किया। वहाँ पे हमने इनको हमने रिकमेंड किया था कि आप 10 to 15 मिनट्स के लिए जो है CP स्टैंड में खड़े रहें इन अ डे। तो फिर स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे खड़े होते रहे, साथ साथ इनके बोटॉक्स वगैरह के इंजेक्शन भी लगते रहे, जिसकी वजह से इसके मसल जो हैं वो रिलैक्स होते रहे और उसको स्टैंडिंग पोजीशन में, और इसकी ROMs जो हैं वो बेटर होती रही। हमारे जितने जॉइंट खुलने के काबिल होते हैं उतने इन पेशेंट में जॉइंट जो हैं वो खुल नहीं सकते। इनकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट जो होती है वो इन पेशेंट्स में जो होती है वो कम होती है, जबकि हमारे जो है रेंज ऑफ मोशंस पूरे हैं, इस वजह से हम आराम से जो है वो चल फिर भी सकते हैं और हमारी टांगें आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो उसके लिए जो है हमने स्टार्टिंग में इसको रेंज ऑफ मोशन से करवाई, फिर हमने CP स्टैंड पे इसको खड़ा किया, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हमने CP वॉकर पे इसको कर दिया और साथ में इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज के साथ सर्जरीज भी होती रही। उस टाइम पे हम लोग इसको जब सर्जरीज हुई तो तकरीबन हमने 1 वीक के लिए जो है फिजियोथेरेपी जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी थी, हम लोगों ने उनको रिकमेंड नहीं की थी। 1 वीक के बाद दोबारा से इन्होंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद हमने इनको पैरेलल बार्स के ऊपर भी चलना सिखाया था, ये पैरेलल बार्स के ऊपर भी चलते रहे। हमने वैसे तो पैरेलल बार्स हमारे दोनों आर्म साइड पे जो है हम या रस्सी कर लें या लोहा कर लें, साइड पे होता है जिसके ऊपर वो पकड़ के बच्चा जो है वो एक स्टेप लेता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकी गेट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसका जो इशू है इसकी बैक साइड पे भी इशू था और इसके जो बैक मसल्स थे, इरेक्टर स्पाइनी मसल्स, वो बहुत वीक थे, जिसकी वजह से अहमद झुक के चलता था। अभी भी थोड़ा है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। डॉक्टर फ़ायज़ा, आप ये बताएं कि आपने डे 1 से फ़िज़िकल थेरेपी बच्चे को आप देती रहीं और प्रोग्रेस भी देखती रहीं, तो इसमें जो है यानी फ़र्स्ट टाइम तो डिफ़िकल्ट था। हमारा क्या रूटीन होता है फ़िज़िकल थेरेपी? पेरेंट्स को हम यानी टारगेट ओरिएंटेड फ़िज़िकल थेरेपी है और क्या करते हैं हम, और वालिदैन को जो है कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, और फिर हम कैसे चेक करते हैं और अगली प्रोग्रेस कैसे चलती है, ताकि जो हम बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी हमने दी है और हमने सर्जरीज़ की हैं, तो वो ये सारा कुछ जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको कैसे हेल्प करती हैं, यानी आपको उन्होंने कितना हेल्प किया और आपकी फ़िज़िकल थेरेपी ने हमें कितना हेल्प किया, वो तो मैं बता सकता हूँ कि जो है आपकी वजह से जो है यानी जो हीलिंग क्विक हुई, रेंज ऑफ मूवमेंट्स इम्प्रूव हुई, गेट ट्रेनिंग हुई, जो कि दवाइयों से तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसी तरह जो है इसकी बैक में जो है जो सपोर्ट मिली और चलने में फ़र्क आया, तो वो ऑर्थोटिक्स और आपकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुई। तो आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर फ़ायज़ा के जो है हमारी ट्रीटमेंट और फिज़िकल थेरेपी आपस में कोऑर्डिनेटेड, उसका क्या फ़ायदा मरीज़ को कैसे पहुंचा? जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइम आया था तो उस टाइम इसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी, स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही मेडिसिन हम लोग फर्स्ट वीक में मेडिसिन सब देते हैं कि हमें कहते हैं मेडिसिन और फिजियोथेरेपी दोनों यूज़ करें। अब जैसे जैसे ये मेडिसिन लेता गया, इसकी जो स्पास्टिसिटी जो है वो रिलीज़ होती रही और उसके साथ साथ जो है ये इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो इम्प्रूव होती रही।
फिर जब ये नेक्स्ट टाइम आया, जब सर ने इनको बोला कि आप बोटॉक्स का टाइम आ चुका है, तो फिर उसके बाद जो है इसकी और भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसी तरह जैसे फिर सर्जरीज़ करवाई इन्होंने, सर ने जो रिकमेंड की उसके अकॉर्डिंग साथ साथ फिजियोथेरेपी चलती गई, तो वो हमारे लिए भी आसानी होती रही है, ताकि और पेशेंट को भी जो है उसका फ़ायदा होता रहा। क्योंकि पेशेंट जो है उस टाइम अगर उसकी अंदर स्टिफनेस होती है तो वो मेडिसिन से ही ठीक होती है, फिजियोथेरेपी से ठीक होती है, लेकिन फॉर द टाइम ठीक होती है। उसके बाद दोबारा जो है मसल्स जो है अपनी पोजीशन गेन कर लेते हैं। फिज़िकल थेरेपी को जो आप करवाती हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो है कि उस पोजीशन में जॉइंट्स रहें और मसल्स रहें, तो उसके लिए फिर जो है आप क्या सजेस्ट करती हैं? ब्रेसेस भी ठीक हैं। ब्रेसेस तो हम लोग साथ साथ जो है वो डॉक्टर तंजीला जो ब्रेसेस देती हैं, फिर हम लोग वो इस्तेमाल करने को पेशेंट बोलते हैं, ताकि आप करें फिजियोथेरेपी करें, और फिजियोथेरेपी करने के बाद फ़ौरन जो है वो ब्रेसेस जो है वो लगा लें और उनको उसी पोजीशन में रखें अपने मसल्स को, जॉइंट्स को। अच्छा, मैं अब ये बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों में यहाँ मुंह की भी स्पास्टिसिटी होती है, किसी का मुंह पक्का बंद होता है, किसी का मुंह खुला रहता है, कोई मरीज़ चबा नहीं सकता, कोई निगल नहीं सकता, तो कि जो है डाइट डेफिशिएंट रहती है और बॉडी की केमिस्ट्री जो है बहुत डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से इनका हीलिंग का इशू भी रहता है और जो है ओवरऑल बॉडी वेट और ग्रोथ उस तरह डेवलप नहीं होती। तो हमारा स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा इस पे होता है कि बच्चे का खाना पीना इम्प्रूव हो और उसका च्यूइंग हैबिट जो है वो इम्प्रूव हो, डिग्लूटेशन यानी निगलना जो है फूड का अच्छा हो, और ऐसे मरीज़ों को कब्ज़ भी होती है तो वो भी रिलीव हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो है हमारी टीम में जो है डाइटिशियन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हमारी टीम में डाइटिशियन है डॉक्टर तैयबा। तो मैं डॉक्टर तैयबा से पूछूंगा कि आपका इनपुट जो है इस पेशेंट में कैसा रहा और कब से शुरू हुआ और उसका क्या आपने फ़ायदा देखा? हमारे पास स्टार्ट में थी, इनको कॉन्स्टिपेशन का इशू भी था, ठीक है, सॉल्विंग में डिफ़िकल्टी है सच तो नहीं थी, लेकिन ये है कि वेट इनका नॉर्मल जितना वेट होना चाहिए था उससे इनका वेट कम है। सर सबसे पहले तो इनकी सीपी जो चाइल्ड होते हैं उनकी सेपरेट हमारी असेसमेंट होती है, ठीक है, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन असेसमेंट होती है, फिर उसमें हम देखते हैं कि इनका स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी है कि नहीं, च्यूइंग डिफ़िकल्टी है, उनके मसल्स वीक तो नहीं हैं मतलब माउथ के, और उसके अलावा हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन या जीआईटी कितना डिस्टर्ब है, ठीक है, डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ऑन एंड ऑफ इनको ये चीज़ें होती हैं, या तो किसी को डायरिया होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, और किसी को इतनी स्वेयर कॉन्स्टिपेशन होती है कि उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से सीजर स्टार्ट हो जाते हैं। तो अहमद का तो ऐसा केस नहीं था कि इतनी स्वेयर कॉन्स्टिपेशन। जी डाइट जो होती है वो कस्टमाइज होती है सेपरेटली। वैसे तो लोग इस तरह से करते हैं कि गूगल सर्च करके काफ़ी खुद से ही तरीके अपनाते हैं, ठीक है, लेकिन जो कस्टमाइज होती है वो उसका वेट, एज, हाइट के अकॉर्डिंग होती है, और सीपी का प्लान हमेशा कस्टमाइज ही होता है। सिंपल वर्ड्स में कस्टमाइज का मतलब ये है कि इंडिविजुअलाइज्ड उस मरीज़ के मुताबिक आप डाइट चार्ट बनाती हैं, वो डाइट चार्ट दूसरे मरीज़ पे इस्तेमाल अप्लाई नहीं हो सकता। कस्टमाइज का या इंडिविजुअलाइज का ये मकसद है आपका कहने का, यही मैं ठीक कह रहा हूँ? तो ये बताएं कि आपका जो सीपी पेशेंट्स के लिए डाइटरी प्रोग्राम होता है या इंडिविजुअलाइज्ड या कस्टमाइज्ड डाइटरी प्रोग्राम होता है, तो वो स्टेम सेल थेरेपी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट होता है और उसमें आप किन किन अहम चीज़ों पे तवज्जो देती हैं कि स्टेम सेल भी हो रहा है और आपका डाइटरी प्रोग्राम भी चल रहा है, और वो ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स के? सर स्टेम सेल्स जो होते हैं वो तो इंजेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनको उनकी जो होती है फंक्शनैलिटी उसको बूस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि स्टेम सेल्स को के फंक्शनल को बूस्ट करते हैं। डाइट के थ्रू हम तो गट की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, यानी जो आपका हाजमे का निज़ाम है उसको ठीक करते हैं। जिनको डायरिया है उनका उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट दी जाती है, खुराक बताई जाती है कि आपने ये चीज़ें खानी हैं, ये नहीं खानी, और जैसे कि रिच इन जैसे प्रोबायोटिक्स फूड जो होते हैं जैसे कि योगर्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें फिर हम उनको देते हैं। और फिर बाज़ केसेस में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी देते हैं ताकि जो सोजिश है बॉडी के अंदर उनके जिस्म में तो वो कम हो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो प्रोबायोटिक रिच फूड देंगे। इसी तरह से हर बंदे के अकॉर्डिंग उसका कस्टमाइज़ होता है, क्योंकि एक बंदे की जो डाइटरी नीड्स हैं वो दूसरे से हमेशा डिफरेंट होती हैं।
बॉडी कंपोजिशन को भी आप मैनेज करती हैं? बॉडी कंपोजिशन में क्या आता है उसमें, यानी आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें ताकि मरीज़ों को फ़ायदा हो। बॉडी जो हमारी बॉडी होती है वो 3 चीज़ों से मिलके बनी है, जैसे मसल्स हैं, फैट है और प्रोटीन है। यानी कि आपका जो पट्टे होते हैं वो होता है, फैट यानी कि चर्बी होती है, और दूसरा आपके ये प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं ये आपके मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि डाइट के अंदर वो सारी चीज़ें दें और आपकी मसल रिकम्पोजिशन यानी बॉडी की रिकम्पोजिशन कर दें, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर मसल मास इंक्रीज़ हो जाए और फैट जो है, चर्बी जो है वो कम हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अजमल साहब, अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, तंजीला, फ़ायज़ा और तैयबा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की और हम सब ने मिलकर जो है अहमद को जो है ना यहाँ तक ले आए, जिसमें जो है ना अहमद अब नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है जी, बिल्कुल देखें टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है जी, और जो है खुश है और जो है ना हेल्दी बच्चा लग रहा है। तो ये हमारी अचीवमेंट है और यही हमारी खुशी है, और इसी से जो है हम जो है ना मतलब ये कि आगे और बच्चों का जो है ना इस तरह मोटिवेटेड हैं ताकि और बच्चे भी ठीक होते रहें सेरेब्रल पाल्सी के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।